नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी संकल्प के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीट पाठ्यक्रम पर छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। काफ़ी विद्यार्थियों के पिछली बार जब मैं लाइव हुआ तो काफ़ी विद्यार्थियों के बार बार कमेंट आ रहे थे। कमेंट के माध्यम से उनके काफ़ी सारे डाउट थे। उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बनाया है मैंने। लेकिन उन डाउट को क्लियर तो करेंगे करेंगे, साथ में ये भी चर्चा करें, क्योंकि आज कोई नया विद्यार्थी अगर रीट से जुड़ रहा है तो उसको यही नहीं पता कि पाठ्यक्रम क्या है। तो पहले मैं पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको समझाऊंगा कि रीट लेवल 1, लेवल 2 एसएसटी और साइंस में क्या पाठ्यक्रम रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है। वो जब सारा हम क्लियर कर लेंगे सिलेबस, उसके बाद आपके जितने डाउट थे वो सब मैंने लिख लिए और एक एक डाउट पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आप इसके ऊपर बने रहिएगा लास्ट तक। और फिर भी लास्ट में भी अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप वो कमेंट करें और उसका भी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब जरूर दूंगा मैं। चलिए अब शुरू करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं, लास्ट में अपने जो भी डाउट है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। चाहे हमारा आर्टेट के माध्यम से पेपर हो, चाहे हमारा रीट के माध्यम से पेपर हो, पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जी ने बता दिया है कि सिलेबस के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं है। और यदि सिलेबस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है तो ये मान के चलिएगा कि पैटर्न यही रहेगा। अब इसके अंदर हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि मनोविज्ञान, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, ये चाहे आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो, चाहे आप एसएसटी के विद्यार्थी हो, या आप साइंस मैथ के विद्यार्थी हो, सबके लिए कॉमन रहेगा। अगर आप लेवल 1 के विद्यार्थी हैं तो आपके ये दो पोर्शन और जुड़ेंगे, जिसमें एक पर्यावरण अध्ययन और एक गणित का पोर्शन रहेगा लेवल 1 के विद्यार्थी के लिए। और यदि आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये सिलेबस रहेगा। और यदि आप साइंस मैथ से हैं तो आपके लिए ये पोर्शन रहेगा। जो साइंस और मैथ के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सिलेबस रहेगा। एक बार फिर क्लियर कर रहा हूं कि जो लेवल 1 का विद्यार्थी है, चाहे वो लेवल 2 एसएसटी का विद्यार्थी है, चाहे वो साइंस मैथ का विद्यार्थी है, तो उसके लिए ये 3 पोर्शन सेम रहेंगे। मनोविज्ञान, हिंदी, यहां पर हिंदी की जगह अंग्रेजी भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, लेकिन यहां जो भी आप लैंग्वेज लेंगे वो यहां पर नहीं लोगे। इसका मतलब पहले में आप हिंदी रखते हो तो दूसरे के अंदर आप कोई भी एक लैंग्वेज, या यहां पर जो भी रखते हो वो इसके अंदर आप नहीं रख सकते। पर्यावरण अध्ययन का जो विद्यार्थी है उसके लिए पर्यावरण अध्ययन और गणित, और सामाजिक एसएसटी के लिए ये पूरा पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। और गणित का विद्यार्थी है, साइंस का विद्यार्थी है, चाहे वो साइंस से हो या मैथ से, तो उनके लिए ये 2 पोर्शन रहेंगे। अब हम ये चर्चा करें कि यहां पर मैंने हिंदी ली तो हिंदी का मतलब क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये माध्यम भाषा है। जो हम ये विज्ञप्ति जब आती है तो हम ये पढ़ते हैं इसके अंदर कि जो पहली लैंग्वेज लोगे उसमें के माध्यम में आपका मतलब उसी के अंदर ही आपका पेपर आएगा, उसी पैटर्न पर। लेकिन ऐसा पिछले जो भी रीट भर्ती हुई उसके अंदर ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं था। 2 लैंग्वेज में अपना पेपर आया था, एक हिंदी और एक इंग्लिश। तो यहां पर आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो। अब यहां पर ली वो, उसको यहां पर आप नहीं लेंगे। तो यहां पर आप अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत, इनमें से कोई एक लैंग्वेज लोगे। अब यहां पर क्या होता है, विद्यार्थी के होता है कि 10वीं में मेरे पास पंजाबी थी तो मैं लूं, या 10वीं में मेरे पास संस्कृत नहीं थी तो मैं संस्कृत ले सकता हूं या नहीं ले सकता। चाहे आपके पास इनमें से कोई लैंग्वेज थी या नहीं थी, आप कोई भी एक लैंग्वेज इसके अंदर ले सकते हो। अब उसके बाद लेवल 1 का जो विद्यार्थी है, लेवल 1 का जो विद्यार्थी है 1 से 5 कक्षा का, उसके अंदर क्या होगा कि 1 से 5 का जो आगे भावी शिक्षक बनेगा उसमें क्या होगा कि उसके 2 पोर्शन होंगे, एक पर्यावरण अध्ययन और एक गणित का पोर्शन रहेगा। और जो सामाजिक एसएसटी का है
उसको अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट हैं वो जो दिए हुए सिलेबस में, और साइंस मैथ का होगा उसको साइंस मैथ पढ़ना होगा। लेकिन ये तीन बातें आपके लिए कॉमन रहेगी। अब कि किस विषय में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं कि साइको मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में क्या होगा, आपकी 5 तो यूनिट है, एक यूनिट में 6 क्वेश्चन है, इनटू 5 करेंगे तो टोटल 30%, और नंबर भी आपके 30 ही होंगे इसमें। इसी प्रकार हिंदी, हिंदी में 6 यूनिट 5 क्वेश्चन बराबर 30 नंबर। ऐसा ही अंग्रेजी पंजाबी संस्कृत में है, ऐसा ही पर्यावरण अध्ययन के अंदर, गणित के अंदर। लेकिन एसएसटी का जो विद्यार्थी है उसके लिए क्या होगा, क्योंकि उसका एक ही है पोर्शन, एक पोर्शन है, तो उसके अंदर क्या होगा कि 12 यूनिट होगी एसएसटी में, एक यूनिट 5 नंबर की, और टोटल आपके 60 नंबर और 60 ही पर्सन होंगे इसके अंदर। जो साइंस मैथ का विद्यार्थी है, तो जो मैथ का विद्यार्थी है उसके लिए देखिए कि 6 यूनिट 5 नंबर की मैथ, तो 30 नंबर टोटल, और जो मैथ का है उसको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस का है उसको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये क्या है, इस तरफ तो यूनिट है और इस तरफ पर्सनों की संख्या है, और जितने पर्सन है उतने ही वो नंबर है। तो टोटल हम ये देखें कि लेवल 1 की बात करते हैं तो मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत जो भी हो, प्लस पर्यावरण और गणित को मिला दें तो टोटल बनते हैं 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा एक तरफ का पैटर्न रहेगा। अब एसएसटी की बात करें तो 3 पोर्शन यही रहेंगे 90 नंबर के, प्लस इसके अंदर क्या होगा कि 60 नंबर वो जुड़ जाएंगे, तो टोटल वही 150 क्वेश्चन। और जो साइंस मैथ का विद्यार्थी है उसके लिए भी ये 90 नंबर है, प्लस ये 60 नंबर और आपके प्लस हो जाएंगे, तो टोटल 150 क्वेश्चन। तो इस तरीके से अंक विभाजन किया गया, इसके अंदर रहेगा ये पूरा का पूरा पैटर्न। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसके अंदर हल करने पड़ेंगे। दूसरा कि अगर मनोविज्ञान आता है तो मनोविज्ञान के अंदर क्या है, 5 यूनिट में से 4 यूनिट तो बाल विकास की है और 1 यूनिट आपके शिक्षा शास्त्र की है। टोटल 5 यूनिट है, इनटू 6 बराबर 30, लेकिन 4 तो बाल विकास की और 1 शिक्षा शास्त्र की है। लेकिन जब आप हिंदी या यहां पर आप इंग्लिश या आप यहां पर पंजाबी, संस्कृत, गुजराती, सिंधी कोई भी एक भाषा लेते हो तो उसके अंदर 3 यूनिट ग्रामर की रहेगी और 3 यूनिट आपके मेथड रहेंगे, शिक्षण विधियां रहेगी। तो टोटल 6 यूनिट इनटू 5 30 क्वेश्चन, 30 ही नंबर। यहां पर क्या है कि आप पहले में जो लोगे वहां पे दूसरे में वो भाषा नहीं ले रहे, और यहां जो भी भाषा लोगे उसके अंदर फर्क थोड़ा सा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि फर्क क्या रहेगा। तो देखिए यहां पर व्याकरण प्लस साहित्य, ग्रामर और लिटरेचर का थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर रहता है। तो 3 यूनिट रहेगी और 3 यूनिट आपकी शिक्षण विधियों की रहेगी। टोटल 6 यूनिट है बराबर 30 क्वेश्चन, 30 ही नंबर का है। फिर उसके बाद में ये तो सबके लिए कॉमन था। अब हम बात करते हैं लेवल 1। जो लेवल 1 का विद्यार्थी है उसके लिए क्या है कि पहले पर्यावरण अध्ययन। अब पर्यावरण अध्ययन के अंदर क्या है कि उसको 2-4 टॉपिक जैसे परिवार, समाज, विवाह, इस तरीके के समाजशास्त्र के कुछ टॉपिक जुड़े हुए हैं आपके सिलेबस में। फिर इसमें राजस्थान का भूगोल लिखा हुआ है, तो राजस्थान का सामान्य सा परिचय, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान की कृषि या राजस्थान के खनिज या उद्योग धंधे, इसके ऊपर कुछ ये कह सकते हैं कि छोटे बड़े टॉपिक जुड़े हुए हैं। कला संस्कृति की बात करें तो मेले, त्योहार, हस्तकला, इस तरीके के राजस्थान कल्चर के कुछ टॉपिक हैं, प्लस जर्नल साइंस के थोड़े से आपके टॉपिक जुड़ा हुआ है पोर्शन इसके अंदर। और ये 4 यूनिट है, हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से 4 यूनिट यानी 20 नंबर का तो ये पोर्शन है। इसके अलावा जो 2 यूनिट रहेगी 5वीं और 6ठी, उसके अंदर शिक्षण विधियों का पोर्शन रहेगा। शिक्षण विधियों का ये पूरा का पूरा इसके अंदर पोर्शन रहेगा। फिर हम बात करते हैं लेवल 2, लेवल 1 जो विद्यार्थी है उसमें अगर मैथ आएगा वो, तो मैथ जब लेता है उसके अंदर मैथ को पढ़ना ही पड़ेगा, हालांकि उसके अंदर तो 4 यूनिट उसकी मैथ की रहेगी और 2 यूनिट उसकी शिक्षण विधियों की रहेगी। तो ये लेवल 1 का जो विद्यार्थी है उसका सिलेबस है 150 क्वेश्चनों का। सबको साइको पढ़नी ही पड़ेगी। फर्स्ट लैंग्वेज जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो आप, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत कोई भी, लेकिन सेकंड में वो आप नहीं लोगे।
सेकेंड लैंग्वेज में आप वो भाषा लोगे जो आपने फर्स्ट में नहीं ली, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के लिए ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपके पास 10वीं में वो भाषा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपको जो अच्छी लगे वो भाषा आप ले सकते हो। तो ये 90 नंबर सबके लिए सेम रहेगा, लेवल 1 के लिए भी, लेवल 2 के लिए भी। अब हम बात करें पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर 4 यूनिट रहेगी, जिसमें अपने ये कह सकते हैं जीके प्लस साइंस का पोर्शन रहेगा, और 2 यूनिट शिक्षण विधियों की रहेगी। फिर उसके बाद मैथ आया, तो मैथ के अंदर ये पोर्शन रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं लेवल 2 एसएसटी। तो वापिस वही 90 नंबर तो फिक्स है ही, सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर में क्या आएगा, ये इसके ऊपर अपनी चर्चा करें। तो इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो देखिए, भारतीय इतिहास की 3 यूनिट है, 3 यूनिट भारतीय इतिहास की, यानी 15 नंबर का आपको पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कि जो 2 यूनिट है वो राजनीति विज्ञान की है, 2 यूनिट है वो राजनीति विज्ञान की है, पॉलिटिकल की है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर 2 यूनिट वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, इसके अंदर 2 यूनिट वर्ल्ड ज्योग्राफी की, एक इंडिया ज्योग्राफी, एक राजस्थान ज्योग्राफी की यूनिट है 5-5 नंबर की। फिर एक यूनिट है जिसमें राजस्थान हिस्ट्री के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, चाहे वो सभ्यता हो, जनपद हो, या मैं कहूँ छोटा सा कोई एकीकरण का टॉपिक हो, क्रांति हो, प्रजामंडल हो। तो ये राजस्थान हिस्ट्री, और राजस्थान कला संस्कृति में भी वही लोक नृत्य, मेले, त्योहार, हस्तकला या छोटे बड़े कुछ और टॉपिक हैं जो सिलेबस में लिखे हैं, वो टॉपिक अपने को पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर भी 2 यूनिट मेथड की शिक्षण विधियों की रहेगी अपनी। तो लेवल 2 जो एसएसटी का था, 90 तो फिक्स थे, साइको प्लस 2 लैंग्वेज प्लस एसएसटी, जिसके अंदर आपको भारतीय इतिहास पढ़ना पड़ रहा है, भारत का संविधान, पॉलिटिकल का पोर्शन पूरा पढ़ना पड़ रहा है, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, प्लस उसके अलावा शिक्षण विधियों का कुछ पोर्शन आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं लेवल 2 साइंस मैथ के विद्यार्थी के लिए, वही 90 नंबर का पोर्शन वापिस सेम रहेगा। इसके अंदर चाहे वो साइंस का हो या मैथ का विद्यार्थी हो, 4 यूनिट मैथ में मैथ की रहेगी, 2 शिक्षण विधियों की रहेगी। और साइंस के अंदर क्या होगा, 1 यूनिट बायोलॉजी की है, 1 फिजिक्स की है, 2 केमिस्ट्री और 2 शिक्षण विधियां। सिलेबस के अंदर टॉपिक वाइज दिया हुआ है सारा सिस्टम, लेकिन ये पैटर्न आपका इस तरीके से पूरा का पूरा रहेगा, क्योंकि जो नया विद्यार्थी है उसको नहीं पता कि लेवल 1 वाले विद्यार्थी को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या भाषा आएगी, क्या नहीं आएगी। तो ये आपका पूरा का पूरा एक तरफ से पैटर्न रहेगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि जब हिंदी का विद्यार्थी है, मान लो एक हम छोटी सी चर्चा करें, तो वो क्या है, हिंदी पर ज्यादा ध्यान देगा, हिंदी ग्रामर पर, चाहे वो संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग कोई भी है ना, या मान लो वो दूसरी भाषा में पंजाबी का विद्यार्थी है, तो वो व्याकरण के पोर्शन को सबसे ज्यादा देखता है, कि क्योंकि उसको इंटरेस्ट आता है, उसको बार बार याद होता है, तो वो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। जबकि आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ इसके ऊपर, एक चर्चा कर रहा हूँ लेवल 1 के विद्यार्थी के लिए, एक चर्चा कर रहा हूँ एसएसटी के विद्यार्थी के लिए, और एक चर्चा कर रहा हूँ साइंस मैथ के विद्यार्थी के लिए। होता क्या है कि जैसे लेवल 1 का विद्यार्थी है, तो लेवल 1 का हो चाहे 2 का हो, मेथड की कितनी यूनिट है, 3। इधर दूसरी भाषा में भी मेथड की यूनिट कितनी है, 3, 6 यूनिट होगी। इधर अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की 2, और इधर अगर मैथ की बात करें तो उसके अंदर भी 2 यूनिट है। टोटल देखिए 3 और 3 6, 2 8 और 2 10। टोटल यूनिट कितनी है, 10। नंबर कितने हैं, एक यूनिट के 5। टोटल नंबर कितने हो गए, 50। इन 50 नंबरों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। कारण देखिए, पर्यावरण अध्ययन की बात करूंगा तो राजस्थान की ज्योग्राफी हो, राजस्थान का थोड़ा सा कल्चर हो, या आपने कहें जनरल साइंस हो, या सोशोलॉजी के जो टॉपिक है, उनमें क्या इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट खूब आएगा, पर्सन भी आएंगे लेकिन इंटरेस्ट भी आएगा। लेकिन ये जो 2 यूनिट है 10 नंबर की, इनके ऊपर किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, चाहे वो मैथ का हो चाहे ये हो, ये इनको हम पढ़ना पसंद नहीं करते। जबकि हमारे सिलेक्शन का मेन आधार यही है। आपने कभी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश, पंजाबी ग्रामर नहीं पढ़ी, या बहुत पहले कभी 10वीं में पढ़ी थी, तो उसके बाद में अब जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, तो भी एक अंदाजे से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन ये बताओ, शिक्षण विधियों को बिना पढ़े हल कर सकते हैं क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे 50 क्वेश्चन है, उस 50 को अगर हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा तो 5 क्वेश्चन सही नहीं होते, और उन 150 क्वेश्चनों में से 100 क्वेश्चनों को आप निकाल लो।
उन 100 क्वेश्चनों में मैं ये कहता हूं कि जो विद्यार्थी घर पे भी तैयारी करता है उसके भी 80 से 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उन 50 क्वेश्चनों पर ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन होगा क्या, उसमें से इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन पेपर का सिलेक्शन उसी से ही आएगा। जिस विद्यार्थी ने उन 50 नंबरों को ढंग से पढ़ लिया, लेवल 1 में 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए उन 50 नंबरों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर हम बात करते हैं लेवल 2 एसएसटी के विद्यार्थी के लिए। तो आप ये देखिए 3 और 3 6 और 2 यूनिट एसएसटी की टोटल अगर हम बात करें तो यूनिट कितनी है मेथड की 8 इंटू वही 5 करते हैं तो 40 नंबर। एसएसटी के विद्यार्थी को इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति पढ़ने में खूब इंटरेस्ट आएगा। 10 क्वेश्चन या मैं कहूँ 10 नंबर या मैं कहूँ कि जो मेथड की 2 यूनिट है उनको वो छोड़ देगा। आपको उन पे ध्यान देना है। अगर आपने उन पे ध्यान दे लिया तो वो आपके सिलेक्शन का आधार रहेगा। प्लस इधर वाली जो आपकी 6 यूनिट है इनको अच्छी तरीके से करना है। लेवल 2 साइंस का है तो वही सेम पोर्शन है, उधर से वो 2-2 यूनिट हो जाएगी। तो टोटल 10 इंटू 5 बराबर 50। तो ये 50 क्वेश्चन, 50% कहें या 50 ही नंबर कहें, इनके ऊपर आप सबको ध्यान देना है। यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इनके बगैर सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है आप पास हो जाएं, हो सकता है कल को ये हो जाए कि ठीक है एक जो रीट हुआ वो तो एक पात्रता परीक्षा थी, जैसे पहले आरटेट था तो उसके अंदर यही सिस्टम था 60% जरूरी है। लेकिन नियम तो कहीं ना कहीं चेंज भी तो होते रहे हैं। जब पहली बार हुआ तो उसके अंदर 60% था, लेकिन जब आज हुआ तो उसके अंदर ये था कि राजस्थान में जो पात्रता परीक्षा आरटेट रीट है उसका 70% और 30% ग्रेजुएशन में जुड़ा। क्या ऑब्जेक्शन कर लेंगे हम बाद में? नहीं कर सकते। इसलिए हमें इनके ऊपर पहले से ही पूरी चर्चा करनी पड़ेगी, पहले से ही पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी एक टॉपिक को हल्के में मत लो, डिटेल में आप हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ो। देखो जब आप कोई भी एक यूनिट पढ़ते हो ना तो इस तरीके से पढ़ो कि सारा पेपर उसी से आ रहा है। यदि आपने इस तरीके से पढ़ा तो होगा क्या कि आप अच्छे से हर टॉपिक को पढ़ लोगे। और यदि आपने ये सोच लिया कि पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं याद नहीं हुआ, चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इससे कौन सा सारा पेपर आ रहा है, फिर दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, याद होता नहीं, आगे चलते रहते हैं, लास्ट में पता लगता है 30% तो याद हुआ, 70 तो हमने छोड़ ही दिया, तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हर टॉपिक को ईमानदारी से पढ़ें, पूरी डिटेल से पढ़ें और बार बार उसको दोहराएं, तो 100% अपना सिलेक्शन भी होगा। पैटर्न आपका ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। चाहे लेवल 1 का विद्यार्थी है या लेवल 2 एसएसटी साइंस का विद्यार्थी है, तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, ये हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है। और पैटर्न में मैंने आपको बता दिया कि किसके कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना, किसके कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी यूनिट होगी, किस पार्ट में क्या पार्ट आपको पढ़ना होगा, वो सारा इसके ऊपर है लिखा हुआ। यदि आपको ये लगे कि आपके ये समझ में आ गया, फिर भी अगर आपको कोई और डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करें ना इसके अंदर, जो भी आपको लगे कि अभी कोई बात अभी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि जस्ट इसके बाद हम इनके जो आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से डाउट पूछे थे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप इसके ऊपर रेगुलर बने रहें और हम बार बार इसको करेंगे। आगे जो भी मैंने 25 क्वेश्चन दिए हैं, तो जो आपके ये डाउट अभी भी चल ही रहे होंगे कि लेवल 1 के अंदर मैं हिंदी लूं या साइंस लूं या मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूं, एग्रीकल्चर का हूं, उसके ऊपर अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये पैटर्न तो आपको एक तरफ से समझ में आ ही गया होगा, बाकी हम आगे चर्चा करते हैं। अब आपके जो भी डाउट थे उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, तो पूरा ध्यान से सुनते रहिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि रीट और आरटेट में क्या अंतर है। देखिए पहले आरटेट होती थी, जब आरटेट होती थी तो आरटेट क्या था, एक पात्रता परीक्षा थी, और उसके बाद में पंचायती राज एक पेपर दोबारा से लेता था और उसकी मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग देता था। यानी आरटेट में आपको केवल 60% जरूरी थे और उसके बाद एक आपका अलग से पेपर हुआ विषयवार, और उसमें जिसका चयन हुआ नंबर की सूची के आधार पर तो उसको आगे ज्वाइनिंग मिलती थी। और यदि रीट होती है तो रीट, जैसे अभी पिछला रीट हुआ 2017 का 18 में जो हुआ, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर रीट के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ। जैसे अगर कोई बीएसटीसी का बच्चा था तो उसको तो केवल रीट क्लियर किया और उसकी मेरिट के ऊपर उसका
सिलेक्शन हुआ। और जो लेवल 2 के विद्यार्थी थे उनके लिए क्या था कि रीट के माध्यम से एक पेपर हुआ, उस पेपर में आपके जितने भी नंबर आए उसका 70%, और जो आपने पिछला ग्रेजुएशन किया साइंस से या आर्ट्स से तो उस ग्रेजुएशन का 30%, उन दोनों को मिला करके एक मेरिट बनी और उस मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ। तो आरटेट होता है तो 2 पेपर। अब नया नियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन पिछले के ऊपर अपनी चर्चा हो रही है कि आरटेट होता है तो 2 पेपर होंगे, दूसरे पेपर पर आपका सिलेक्शन होगा, पहला केवल पात्रता परीक्षा जिसमें 60% थे। रीट होती है तो रीट के अंदर 70-30 का रेशो होगा कि रीट में जितने परसेंट नंबर आए उसका 70 और ग्रेजुएशन का 30, जबकि लेवल 1 के विद्यार्थी के लिए केवल रीट के आधार पर ही सिलेक्शन का प्रावधान है। अगला प्रश्न, क्या हम प्रथम भाषा हिंदी की जगह कुछ और भाषा नहीं ले सकते? आप बिल्कुल ले सकते हो। आप हिंदी की जगह अंग्रेजी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू कोई भी एक भाषा का चयन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम प्रथम भाषा में हिंदी दूसरी भाषा में भी हिंदी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि विज्ञप्ति में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो पिछली 2017-18 की रीट की विज्ञप्ति थी कि एक भाषा जिसका आपने चयन प्रथम भाषा में कर लिया, दूसरे में आप उसका चयन नहीं कर सकते। आपको पहले में अगर हिंदी लेते हो तो दूसरे में हिंदी नहीं ले सकते, या पहले में अंग्रेजी लेते हो तो दूसरे में आप अंग्रेजी नहीं ले सकते, अन्य कोई भी एक भाषा का चयन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्या प्रथम भाषा जो लेंगे उसी भाषा में पेपर होगा? बिल्कुल। देखिए, रीट की जो विज्ञप्ति है उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि जो प्रथम भाषा आप लेंगे वो माध्यम होगा। इसका मतलब अगर आप पहली भाषा पंजाबी लेते हो तो फिर पेपर पंजाबी में होना चाहिए, लेकिन राजस्थान में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। होना तो यही चाहिए था, क्योंकि जो विज्ञप्ति है उसमें ये लिखा हुआ है कि पहली जो भाषा लोगे उसमें माध्यम आपका रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हमारे राजस्थान के अंदर जब रीट का पेपर हुआ, आरटेट का पेपर हुआ, तो वो हिंदी में भी था और वो इंग्लिश में भी था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो नियम है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो भाषा लेंगे क्या वो 10वीं कक्षा में होनी जरूरी है? अभी जब मैं चर्चा कर रहा था पाठ्यक्रम पर तो मैंने आपको बताया भी था कि आपको जो अच्छी लगे भाषा, चाहे वो पंजाबी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, चाहे वो 10वीं में आपके पास हो या ना हो, आप ले सकते हो। कोई आपको ये भी कहेगा कि बीएड में होनी जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो उस भाषा का चयन कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपके पास वो 10वीं में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम भाषा हिंदी और दूसरी भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या कोई परिवर्तन है? देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन है। जब हम प्रथम भाषा का चयन करते हैं ना, तो उसमें 3 यूनिट, हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर 3 यूनिट तो ग्रामर की और 3 शिक्षण विधियों की यूनिट रहती है। लेकिन जब हम उसी हिंदी को या पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत को द्वितीय भाषा में लेते हैं ना, तो उन 3 यूनिट की है तो वो ग्रामर, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन लिटरेचर यानी साहित्य का भी होता है। सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि उसमें 3 में ग्रामर प्लस लिटरेचर का पोर्शन और बाकी 3 मेथड होता है। नेक्स्ट पर्सन, एग्रीकल्चर और कॉमर्स वाले पेपर दे सकते हैं क्या? ये पर्सन खूब सारे बच्चों ने उठाया, क्लास के अंदर भी बात होती है, तो ये पर्सन जरूर पूछता है, कॉमर्स का जो विद्यार्थी है। देखिए, रीट जो है या आरटेट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपके पास एग्रीकल्चर है या आपके पास कॉमर्स है तो आप पेपर नहीं दे सकते। आप पेपर दे सकते हैं, पेपर आप 100% दे सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई ऐसी रुकावट नहीं है। लेकिन अगर मान लो पंचायती राज दूसरा पेपर लेती है रीट के बाद में या आरटेट के बाद में, तो उसके अंदर वो क्या अपनी शर्त रखती है, क्या विषयों को वो प्राथमिकता देती है, वो बाद की बात है। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया है कि कॉमर्स वाले एग्रीकल्चर के विद्यार्थी रीट में शामिल हो सकते हैं कि, तो 100% हो सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन, क्या रीट में नेगेटिव मार्किंग है? देखिए, ये एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जो 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है या नहीं भी कर रहा ना, तो 150 के 150 क्वेश्चन करके आने आपको,
ठीक है ना। आप इसमें ये नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है, मेरे 100 क्वेश्चन तो सही है 50 में क्यों करूं, 100 सही है तो 50 भी करके आओ, 150 करके आओ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, खूब छूट है आपके लिए। नेक्स्ट पर्सन, रीट में जो विषय हैं उनमें से हम पहले कौन से भाग को हल करें। देखिए एक छोटा सा मैं आपको इसके ऊपर बताना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं। चाहे आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 एसएसटी या साइंस के विद्यार्थी हो, आप बस एक बात का ध्यान रखें कि आपको पहले साइकोलॉजी को हल नहीं करना है। बस अगर आपने इस चीज का ध्यान रख लिया तो आपका सिलेक्शन भी होगा, टाइम भी होगा और पेपर भी टाइम पर पूरा होगा। कारण देखिए, प्रत्येक पर्सन साइकोलॉजी के अंदर जो भी अभी पेपर हुए आप सबको पता है किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। तो पहला पर्सन भी साइको का होगा, पेपर को खोलोगे खोलते ही पहले साइकोलॉजी होगी, मनोविज्ञान। अब उसके अंदर क्या, प्रत्येक पर्सन के ऊपर आपको सोचना पड़ रहा है, सोच सोच कर उसका आंसर देते हो, कर रहे हो। क्वेश्चन हो सकता है काफी क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको याद भी नहीं है, इस तरीके के साइको में तो पेपर में क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो आपकी जो जितनी अच्छी तैयारी थी ना, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच गया, जो कॉन्फिडेंस हाई था वो लो हो गया। और आपने देखा कि साइको के 30 क्वेश्चन हल हुए और 1 घंटे का टाइम निकल गया, 1.25 घंटे का टाइम निकल गया। अब पीछे टाइम तो कम बचा और पेपर में अभी क्वेश्चन 120 पड़े हैं। तो फिर कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी करते हैं तो वो जो क्वेश्चन सही आ रहे होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए मेरी सभी विद्यार्थियों से एक यही है कि आप पहले उस पैटर्न को हल करें जो आपको बहुत अच्छा हो। जैसे हिंदी है, हिंदी ग्रामर में अच्छी कमांड होती है, क्वेश्चन करते जाते हैं। फिर आपके मान लो एसएसटी का विद्यार्थी है तो वो एसएसटी के पोर्शन को हल करता है, ठीक है, यस नो में क्वेश्चन चल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो हाई हुआ ना। और 120 क्वेश्चनों को आपने कम टाइम में पूरा कर लिया, फिर भी 1 घंटा और बच गया, उसमें आप 30 क्वेश्चन साइको के करो, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा और पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, यदि लेवल द्वितीय में 70-30 का अनुपात रहता है तो किस प्रकार विभाजन होगा। देखो विद्यार्थियों, बिल्कुल सिंपल है कि यदि आपके रीट में 80% आते हैं तो 80 का 70% यानी 56 नंबर जुड़ेंगे। और यदि आपके ग्रेजुएशन के अंदर 60% है तो उसका 30% यानी 18 नंबर। तो 18 और उनको मिला करके एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। यदि 70-30 का अनुपात होता है तो फिर यही होगा कि जो ग्रेजुएशन नंबर है आपके उसका 30% और रीट में है उसका 70%। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर रीट की ऑनलाइन क्लास कब शुरू होगी ऐप पर। जून के फर्स्ट वीक में ऐप की लॉन्चिंग हो रही है, तारीख आपको बता देंगे। और जब ऐप फाइनल रूप से आ जाएगा तो उसके बाद में हम उसके ऊपर टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और कुछ ही समय बाद में ऑनलाइन क्लास, रीट नहीं सभी विषयों की ऑनलाइन क्लासें उसके ऊपर शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पर्सन, मैथ साइंस में जीके आएगा क्या। नहीं आएगा। मैथ और साइंस में ये शिक्षा मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि जीके नहीं आएगा, जो पहले पैटर्न था वही पैटर्न रहेगा। फिर एक विद्यार्थी ने अगले प्रश्न में पूछा है कि सर माइक्रोबायोलॉजी बीएससी का विद्यार्थी मैथ साइंस से फॉर्म भर सकता है क्या। क्यों नहीं भरेगा, मैथ साइंस से फॉर्म भर सकता है। देखिए, चाहे आप होम साइंस के विद्यार्थी हो, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो, या माइक्रोबायोलॉजी के विद्यार्थी हो, या कॉमर्स के विद्यार्थी हो, आप रीट की भर्ती जो आ रही है उसमें फॉर्म भरेंगे, आप पेपर दे सकते हैं। अगर दूसरा पेपर होता है तो पंचायती राज की क्या शर्तें होती है, क्या सिस्टम रहता है, वो उनका अलग से है। लेकिन जो रीट है, रीट के अंदर कोई भी विद्यार्थी हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो वो पेपर दे सकता है। एक क्वेश्चन आया अगला कि क्या रीट में संकल्प की कोई पुस्तक आती है। देखिए, रीट के अंदर संकल्प की अभी तक साइकोलॉजी की बुक आ रही थी, मनोविज्ञान की, लेकिन अब जून के अंदर हम रीट के अंदर एसएसटी, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 साइंस, राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर का न्यू एडिशन और राजस्थान पुलिस और पटवारी, इन सब के ऊपर बुक्स अपनी कंप्लीट रूप से आ रही है, जबकि राजस्थान पुलिस की मार्केट में अपनी बुक अभी चल रही है संकल्प की। नेक्स्ट पर्सन है, क्या रीट लेवल 1 में बीएड वाले भी शामिल होंगे। जी नहीं होंगे।
जिनका केवल बीएसटीसी किया हुआ है वही रीट लेवल 1 में फॉर्म भर सकते हैं। बीएड धारी इसमें शामिल नहीं होंगे, निश्चित रहिएगा, कोई डर वाली बात नहीं है रीट लेवल 1 के लिए। तो रीट लेवल 1 में केवल बीएसटीसी के विद्यार्थी ही शामिल होंगे। नेक्स्ट पर्सन, क्या मैं एग्जाम लेवल 2 साइंस से फॉर्म भर सकती हूं या भर सकता हूं यदि मैंने बीएसटीसी के बाद बीसीए एमएससी की हुई है? जी नहीं भर सकते। अभी ऊपर वाले पर्सन में यही तो था कि जो जिनका बीएसटीसी किया हुआ है ना, वो लेवल 1 के विद्यार्थी रहेंगे, और जिनका बीएड किया हुआ है वो लेवल 2। इसके ऊपर एक बार चर्चा जरूर हुई थी कि बीएड धारी लेवल 1 में आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नियम नहीं बना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बीएसटीसी है तो लेवल 1 में ही रहेंगे। नेक्स्ट पर्सन, क्या रीट एग्जाम 2 अगस्त को होगा? जी अभी तक जो संभावना है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। अभी शिक्षा मंत्री जी ने बातों बातों में ये कहा भी था कि 2 अगस्त की बजाय उन्होंने 2 सितंबर बोला था, और साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि जिस दिन विज्ञप्ति आएगी उस विज्ञप्ति निकलने के 3 महीने बाद पेपर होगा। 31 मई को लॉकडाउन की लास्ट डेट रखी है, उसके बाद लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसके बाद कब विज्ञप्ति आएगी, और उसके आगे जब विज्ञप्ति आएगी तो 3 महीने का टाइम मिलेगा। तो इसका मतलब 2 अगस्त को रीट का एग्जाम नहीं होगा। नेक्स्ट पर्सन, सर मैंने बीएससी होम साइंस से की है, तो क्या साइंस है, साइंस मैथ या एसएसटी, किसमें भर सकते हैं फॉर्म? देखिए बीएससी होम साइंस का जो विद्यार्थी है ना, तो वो चाहे तो एसएसटी से फॉर्म भर सकता है, और वो चाहे तो मैथ साइंस से फॉर्म भर सकता है। रीट का एग्जाम आप दे सकते हो, सेकंड जो मेरिट बनेगी उसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है ना, वो बाद में तय होगा। लेकिन अगर होम साइंस का विद्यार्थी ये पूछ रहा है कि साइंस मैथ या एसएसटी किसमें से भर सकते हैं, तो दोनों में जो आपको अच्छा लगे उसमें फॉर्म आप भर सकते हो। नेक्स्ट पर्सन है कि पेपर 1 होगा या 2? देखिए पिछले में क्या था कि रीट जब होता था तो एक पेपर उसके बाद मेरिट, और आरटेट होता था तो एक पेपर उसके बाद पंचायती राज विभाग ने भी पेपर लिया, यानी 2 पेपर। लेकिन अब जो पेपर होने वाला है ना, इसके अंदर आगे क्या कुछ होने वाला है ये अभी कुछ भी तय नहीं किया गया। तो मैं ये कहता हूं कि इसको एक तरफ से ये मान के चलिए कि जैसे इसी के ऊपर मेरिट बनेगी, अगर आप ये मान के चलते हो कि इसी के ऊपर मेरिट बनेगी, कहीं इसी के ऊपर ही हमारा फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको फाइनल एग्जाम मान करके तैयारी करें, बाकी सरकार पर छोड़ दें कि वो आगे इसके बाद एक पेपर और लेती है या नहीं लेती, वो उनका काम है। नेक्स्ट पर्सन, एक विद्यार्थी ने पूछा है कि रीट 2018 वाला प्रमाण पत्र काम आएगा क्या? देखिए जब आरटेट था तो 7 वर्ष तक था उसकी वैलिडिटी, और अब जब रीट आ गया तो इसकी जो वैधता है वो 3 वर्ष की है। यानी अगर आपका जून 2018 में पेपर हुआ है तो जून 2019, जून 2020, जून 2021 तक वो वैलिड रहेगा। अब आप देख लीजिए कि पिछला पेपर किस महीने में हुआ, उससे लेकर के नेक्स्ट 3 वर्ष तक ये वैलिड रहेगा। अगर ये 2020 में, जिसे अपने रीट की बात हो रही है, अगर 2020 में हो जाता है तो 2018 वाला लागू रहेगा। नेक्स्ट पर्सन, आयु वर्ग में क्या छूट रहेगी? जब विज्ञप्ति आती है तब ये बातें तय होती है। पहले जैसे 35 वर्ष आयु वर्ग में होता था, फिर उसके बाद में 5 वर्ष का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने लगा, है ना। उसके बाद में भी क्या होता है कि बीच में कोई विज्ञप्ति नहीं आती 3-4 साल तक, तो जब नई विज्ञप्ति आती है तो उसके अंदर उनको शामिल करके कुछ विद्यार्थी को छूट दे दी जाती है। तो ये जिस दिन विज्ञापन जारी होगा उस दिन हम खुद एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, उसके अंदर जो भी शर्तें होगी उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि आयु वर्ग में छूट होती है ना। आयु वर्ग में अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट होती है, कितनी रहेगी क्या कुछ होगा वो नई विज्ञप्ति में क्लियर हो पाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग राज्य के विद्यार्थी किस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं? मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे आप अलग राज्य किसी भी राज्य से हो, अगर राजस्थान में फॉर्म भरते हो तो आप जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, इसके अलावा कोई भी कैटेगरी उस पर लागू नहीं होती, केवल और केवल जनरल कैटेगरी से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है
कि किसी अन्य राज्य की लड़की का राजस्थान में विवाह होता है तो वह कौन सी कैटेगरी में शामिल होगी। ये बहुत बार पूछा भी जाता है, क्लास में भी पूछते हैं विद्यार्थी। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो पिता का मूल निवास है वो ही लागू होगा। जो पिता का मूल निवास है वो लागू होगा, और अगर वो लागू होता है तो इसका मतलब अदर स्टेट, और अदर स्टेट का मतलब इधर आओगे तो आप केवल और केवल जनरल कैटेगरी में ही शामिल होंगे। ये क्लियर ध्यान रखना, क्योंकि बाद में कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि अब तो हम यहाँ पे आ गए, हमारा मूल निवास भी यहाँ का बन गया। नहीं, पिता का मूल निवास मान्य होता है, और पिता का यदि मान्य होता है तो आप अदर कैटेगरी, पिता के मान्य होने पर आप जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने पूछा है कि यदि रीट एग्जाम में, अब की बार मैं जो एग्जाम दे रहा हूं उसमें मेरे नंबर कम आ जाएं और 2018 वाले में ज्यादा हो तो क्या होगा उसमें, तो आप ज्यादा वाला लगा दो, कोई डरने वाली बात नहीं है। पिछली बार यदि आपके 80% थे 2018 में, और 2012 में रीट, ये 2020 में यदि रीट होती है और उसमें आपके नंबर थोड़े से 1% कम है तो आप 80 वाला लगा सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, वही मान्य रहेगा। तो मैंने सभी क्वेश्चनों के जितने मेरे पास थे डाउट उनको क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट के माध्यम से अपने मैसेज करें, जो जो डाउट है नेक्स्ट वीडियो में उनको भी हम हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके जितने भी रीट के भाई बंधु हैं उन सबको शेयर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो विद्यार्थी जो पहली बार रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी ये पता रहे कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या इसमें सिस्टम रहेगा, कौन विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।